फर्स्ट आर्टिकल, हमारे नेबर कंट्री म्यांमार में मिलिट्री कू को 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। कॉन्टेक्स्ट आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को वहाँ पर आर्मी ने सारी पावर अपने हाथ में, मिलिट्री ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली म्यांमार में। जब नवंबर 2020 में वहाँ पर इलेक्शन हुए और उसके बाद में एनएलडी जो पार्टी है उसको मेजोरिटी मिली, तो मिलिट्री को लगा कि सारी पावर डेमोक्रेसी के रूप में चेंज हो जाएगी, तो उन्होंने एनएलडी जो पार्टी है उसके लीडर्स को नज़रबंद करके सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा तो मिलिट्री को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वहाँ पर इस तरीके का प्रोटेस्ट होएगा, मतलब लोग इस तरीके से गलियों में निकल आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे मिलिट्री रूल का। इसके बाद में क्या हुआ कि उनको दबाने के लिए जो मिलिट्री है उन्होंने ब्लडी क्रैकडाउन्स किया गया मिलिट्री के द्वारा। इसके बाद में जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जब लोगों को परेशानी हुई तो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होने लग गया म्यांमार के ऊपर। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम जब ये आई तो किस देश ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। उन्होंने तो बोला कि उन्होंने तो कंडेमनेशन की, मतलब निंदा की। उन्होंने बोला कि मिलिट्री से सारा रूल छीन करके वापस किसको दिया जाए, जो डेमोक्रेसी बनने वाली थी उसको दिया जाए, जिसको मेजोरिटी मिली थी इलेक्शन में उसको दिया जाए। चाइना और रशिया ने देखो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि चाइना और रशिया को तो ये लगता है कि इस तरीके से जब मिलिट्री के रूल को हटाने की बात की जाएगी तो वो अपने विचार तो सामने रख ही नहीं पाएंगे। एक तरीके से जो उनके लोग हैं, जो उनके जो विचार है, उनका जो जनरल्स को प्रोटेक्ट करने का बात है, इन सब के ऊपर अगर वो डिटरमाइंड बने रहे तो उनके खिलाफ, उनके जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ बात हो जाएगी। ये तो चाइना और रशिया ने इसके खिलाफ कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला। और इंडिया और जापान, उन्होंने भी ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं बोला। इंडिया का स्टैंड तो ऐसा है कि देखो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में एक तरीके से पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प की है। तो अगर हम उनकी आर्मी के खिलाफ में कुछ बोलते हैं तो आर्मी के खिलाफ बोलने के लिए कारण तो हमें वैसे परेशानी हो सकती है। और अगर हम क्या बोले कि आर्मी रूल सही है, डेमोक्रेसी मत आने दो, तो वैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़े कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो ही अपने पड़ोसी देश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहती। तो इस तरीके का स्टैंड रहा पूरे वर्ल्ड का जब ये परेशानी क्रिएट हुई। अब आसियान, देखो सबसे सफल अगर ग्रुप्स की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो फर्स्ट नंबर पर आता है ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन। हालांकि अभी ब्रेग्जिट जब ब्रिटेन उससे बाहर हुआ, पहले 28 कंट्रीज थे इसके मेंबर ईयू के, यूरोपियन यूनियन के। ब्रिटेन बाहर आने के बाद में 27 मेंबर्स बच गए हैं यूरोपियन यूनियन में। अब यूरोपियन यूनियन से जब बाहर आ गया, लेकिन फिर भी देखो यूरोपियन यूनियन एक सफल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो आसियान जो ग्रुप है वो भी काफ़ी एक सफल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसमें काम किया है। अब म्यांमार आसियान का मेंबर कंट्री है, तो म्यांमार में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आसियान ने किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अभी अप्रैल में आसियान की मीटिंग हुई और उस आसियान की मीटिंग में अलग अलग देश का, हालांकि अलग अलग बात आसियान के मेंबर कंट्रीज ने बोला। 24 अप्रैल को ये समिट हुई थी जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, उन्होंने तो मिलिट्री रूल के साथ में एक सिंपैथेटिक, उनका जो व्यू है सिंपैथेटिक व्यू दिखाया। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, उन्होंने एक तरीके से म्यांमार में जो क्राइसिस है वो मीडिएशन की उन्होंने बात की कि हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं। अब ये जो आसियान की मीटिंग है ना, उसमें क्या क्या सामने आया, क्या क्या बात बोली गई। एक स्पेशली यूएन का जो एनवॉय है वो भी इस मीटिंग में शामिल हुआ और उसने भी कोशिश की कि ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। तो इसके तहत ये सारी चीज़ें सामने आई कि जो वायलेंस जो हो रहा है म्यांमार में, स्पेशली 5 पॉइंट्स के ऊपर सहमति बनी आसियान की जकार्ता समिट के दौरान। 24 अप्रैल को जो जकार्ता समिट हुई कि म्यांमार में जो वायलेंस हो रहा है उसको इमीडिएट उसका सेसेशन करने की आवश्यकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सप्लाई दी जानी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए और आसियान जो है वो मीडिएशन के रूप में काम करे। और उसके जो स्पेशल एनवॉय हैं, आसियान के जो चेयर कंट्रीज़ हैं उनके स्पेशल एनवॉय और स्पेशल आसियान सेक्रेटरी जनरल ये क्या करेंगे, वो विजिट करेंगे म्यांमार की, मतलब म्यांमार के अंदर तक जाएंगे
और म्यांमार में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन सबसे बातचीत करेंगे और एक तरीके का मीडिएशन का रोल निकालेंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी बात हुई, जैसे कि म्यांमार में जो रोहिंग्याज वाली प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लियर कुछ बात सामने नहीं आई है। तो ये आसियान की मीटिंग में सामने हुआ कि इस तरीके से आसियान जो है वो म्यांमार में जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करेगी। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंटरनेशनल जो रिएक्शन है, जब इस जकार्ता मीटिंग के बाद में इंटरनेशनल जो रिएक्शन है वो तो पॉजिटिव ही सामने आया कि अच्छी बात है, इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यूएन और जो अदर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की जो विलिंगनेस दिखाई है कि आसियान ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है तो एक फैमिली वे की तरह से जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की गई है, साउथ ईस्ट एशिया की विलिंगनेस जो दिखाई गई है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। इंडिया को तो इस आसियान के इनिशिएटिव का वेलकम करना चाहिए और न्यू दिल्ली को जो आसियान के एंडेवियर्स हैं उनको अनरिजर्वडली बैक करने चाहिए, हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। डायरेक्ट अगर इसके बारे में इंडिया कुछ बोलना नहीं भी चाहता तब भी ये जो इनिशिएटिव है आसियान का मीडिएशन का उसको अपनाना चाहिए। सीधी सी बात इस आर्टिकल में लास्ट में बोली गई है कि लॉर्ड बुद्धा का जो मिडिल पाथ है उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा मीडिएशन का जो पाथ है उसको अपनाना चाहिए। ए नेशन ऑफन लेट डाउन बाय इट्स लीडर्स, म्यांमार डिजर्व ए बेटर फ्यूचर। एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है म्यांमार को भी अगर मीडिएशन का पाथ अपनाया जाए। तो ये म्यांमार में जो प्रॉब्लम्स है उसके 100 डेज कंप्लीट होने के बाद में ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एडटेक को लेकर के है। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की तरफ अपना विचार किया, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो लगभग बंद हो चुकी थी। तो एडटेक जो एप्स हैं, एजुटेक जो एप्स हैं, उनकी तरफ लर्निंग की तरफ जब लोगों का, स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ा तो उनकी तरफ जो लर्निंग तो वो कर रहे हैं लेकिन काफ़ी रिस्क है। जैसे कि उनके जो प्राइवेट डाटा है, स्टूडेंट्स के जो डाटा है, उनकी जो प्राइवेसी है, उनको यूज़ करते हैं ये एडटेक एप्स। ठीक है, वैसे तो अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर तो देखो प्राइवेसी के लिए एक अच्छा वहाँ पर तो रूल्स है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। देखो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। और किससे रिलेटेड है, आपकी जो प्राइवेसी है उसको सेव करने के लिए रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसका स्टूडेंट्स अब यूज कर रहे हैं लर्निंग के लिए, उसके लिए कोई भी प्राइवेसी कि स्टूडेंट्स की प्राइवेसी को हनन ना हो, इसके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। अब देखो जो एडटेक है ना, जो एडटेक एप्स हैं वो क्या प्रॉब्लम दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो स्टूडेंट्स की जो भी उनके डाटाज को यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम हमारे ऐप्स को और ज़्यादा अच्छा बना पाएँ, स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बना पाएँ। ये जो एडटेक ऐप हैं ये तो देखो ये अपनी तरफ से थोड़ा बताते हैं कि वो कौन कौन से डाटा आपके उठा रहे हैं, वो आपके स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिटेल, जैसे आपने स्टडी की तो उसके समय में आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा था, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था या घट रहा था, आपके हार्मोनल क्या चेंजेज हो रहे थे, आपके जो फेस का जो चेहरा है, वो कलर है, वो किस तरीके से चेंज, मतलब हर चीज़, आपको डिस्ट्रेस फील हो रहा था कि आपको टेंशन क्रिएट हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ये हर स्मॉलेस्ट डिटेल्स को वो सेव करते हैं। और ये एडटेक ऐप्स वो तो बोलते हैं, वो खुद थोड़ा ना बताते हैं कि हम सारी ये स्मॉलेस्ट डिटेल्स हमने सेव की हैं, ये तो कुछ रिपोर्ट सामने आ जाती है, कुछ डाटा लीक हो जाते हैं, उससे पता चलता है। लेटेस्ट मोबाइल जो फ़ोन्स हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेज, जिसमें कुछ सेंसर्स होते हैं जैसे जीपीएस, गाइरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, इसमें फ्रॉम द कैमरा एंड माइक्रोफोन्स, इन सब की थ्रू जो स्टडी है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ सामने आती है। और इन सब का यूज किया जाता है किसके लिए, इन सब का यूज किया जाता है ये ऐप्स आपकी डिटेल्स को लेने के लिए। अब ऐप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हम तो इसके लिए कि आप और ज़्यादा अच्छे से एक्सेस कर पाऊँ हमारे ऐप्स को, जो लर्नर्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिले, इसलिए हम क्या करते हैं,
आपकी प्राइवेट जो चीज़ें हैं, आपकी जो ये इस तरीके के एक्सप्रेशन, आपके जो इमोशंस हैं उनको हम कैच करते हैं, ठीक है। ये बात बोलते हैं ये ऐप वाले, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एडटेक ऐप है ना सिर्फ इन चीज़ों को खुद यूज़ करते हैं, बल्कि जो बहुत सारी जो अदर ऐप्स हैं, अदर साइट्स हैं, उनको भी ये सारी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें बेच देते हैं। मतलब आपके जो डाटा है वो और किसी को भी सेल कर देते हैं। अब अगर हम देखें, देखो जनरल वे में देखें, अगर एक कोई रिसर्चर चिल्ड्रन के ऊपर वर्क करना चाहता है तो उसको क्या करना होता है, रिसर्चर को एक कमेटी के द्वारा कुछ एथिक्स फिक्स किए जाते हैं पहले तो वो सारे एथिक्स उसको बताए जाते हैं कि आपको ये सारे एथिक्स क्या करने हैं, फेस करने हैं, और इनको आपको यूज़ करना है आपकी स्टडी के दौरान। इसके अलावा जो रिसर्चर है उसको स्कूल टीचर, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट और रिसर्च की नेचर क्या है, उसमें किस तरीके के डाटा यूज किए जाएंगे, मेथड ऑफ स्टोरेज क्या होगा, उनसे पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट इन डाटा का क्या होगा, इन सब चीज़ों को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ लिखित में देना होता है रिसर्चर को कि वो चिल्ड्रन के ऊपर ये स्टडी कर रहा है, तो लिख के देना होता है कि नहीं नहीं मेरे इस डाटा से आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके की चीज़ें लास्ट में हम देखें कि ये जो एडटेक है उनके साथ में तो ये कंसर्न है ना, लिखित में कुछ भी नहीं है। ये एडटेक ऐप तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपकी सहमति लेते हैं। अरे सहमति किस तरीके से लेते हैं वो हमें पता है ना, आप सबको पता है, आप भी ऐप्स यूज करते हो, किस तरीके से बातें जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कितनी छोटे छोटे माइन्यूट होती हैं, दिखने में भी नहीं दिखती हैं। लास्ट में हर कोई जल्दबाजी में इतना होता है कि हर कोई आई एग्री पे क्लिक करता है और आगे बढ़ता जाता है। तो जो तो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो तो हर कोई आई एग्री के ऊपर क्लिक करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो प्राइवेसी आपकी जो भी लेते हैं, आपके प्राइवेट डाटा लेते हैं, उनमें हम तो आपकी सहमति लेते हैं, तो ये गलत है। कंसर्न यही है कि एडटेक कंपनीज को काम करना चाहिए, लेकिन सेफगार्ड जो है वो अपनानी चाहिए, प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। जो भी यूजिंग ऐप्स हैं उनको सुपरविजन होना चाहिए, कोई कमेटी बने जो उनका ध्यान रखे कि जो एडटेक ऐप हैं वो कहीं गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो हिडन जो इंट्रूजन है वो मेजर कंसर्न है, और कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज नॉट मीनिंगफुल। वही बात कि आप बोलते हो कि नहीं नहीं कंसेंट ली थी, लेकिन कंसेंट लेकर भी नहीं ली थी आपने, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही गलत है। लास्ट में वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो कमेटी बननी चाहिए, एथिक्स डिसाइड हो किसके लिए, जो एडटेक कंपनी है उनके लिए, और ये जो एथिक्स डिसाइड हो इसमें पार्टिसिपेंट हो एजुकेटर्स, रिसर्चर, पेरेंट्स, लर्नर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसके अलावा जो यूजर है उसकी एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ्टी, फेयरनेस, इन सबको भी डील किया जाए इन एडटेक कंपनीज के द्वारा। मतलब एक हेल्दियर लर्निंग सिस्टम का इंटरेस्ट को अगर आपको डेवलप करना है तो इन एडटेक कंपनीज को एनकरेज तो करना है। एनकरेज अगर करना चाहती है एडटेक कंपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है वो यूज़ करें इन एडटेक कंपनी को, इनके ऐप्स को, तो उनको ज़्यादा हेल्दियर लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। थर्ड आर्टिकल है हंगर पुअर्टी से रिलेटेड। प्रॉब्लम क्या है, कुछ डाटा सामने आए हैं, कुछ डाटा की अगर हम बात करें, कुछ स्टडी सामने आई हैं, जैसे कि अजीज़, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक केस स्टडी दे रखी है कि एक 20 ईयर ओल्ड दलित वीमन सहारनपुर की यूपी की है, और इसमें अप्रैल 2020 में जब नेशनल लॉकडाउन लगा था तो उस समय उनके हस्बैंड एक एक्सीडेंट हो गया था उनका, जिसकी वजह से उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर वो डिपेंड हो गए, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, स्टार्टिंग में इस आर्टिकल में, लास्ट में बताया गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी सामने आई हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी फैमिलीज़ की जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ख़राब हो गई है। हम सबसे पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में लेट 2019 से लेट 2020 की डाटा है, जिसमें जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स थे वो इनफॉर्मल वर्क में चेंज हो गए। मतलब ये लोग, इनके पास जॉब थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा तो इनकी जॉब चली गई, इसलिए ये इनफॉर्मल सेक्टर में आ गई।
हमारे इंडिया में जो 20% पुअरेस्ट लोग हैं उन्होंने अपनी कंप्लीट इनकम को खो दिया, मतलब उनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है। इसके अलावा अनूप सतपथी एक कमेटी बनी, उसने ये डिसाइड किया था कि एक दिन में 375 रुपये पर डे ये मिनिमम नेशनल मिनिमम वेज होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है ये रुपये, बहुत कम है। आप एक बार सोच करके देखो, 375 रुपये पर डे बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना तो कम से कम हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन, एक कम से कम बेसिक नीड जो होती है एक लाइफ जीने के लिए, वो कम से कम वो तो कंप्लीट कर सके। इसके अलावा जो रूरल एरियाज में पॉवर्टी रेट्स जो हैं वो 15% पॉइंट्स तक बढ़ गई हैं और अर्बन एरियाज में 20% तक भी बढ़ गई हैं, 20 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी ज़्यादा स्टडी है इसमें। राइट टू फूड कैंपेन और सेंटर फॉर इक्वलिटी स्टडीज़, इन्होंने हंगर वॉच बैनर के नीचे एक स्टडी की, एक सर्वे किया। 11 स्टेट में 4000 हाउस होल्ड्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की और उसमें एक बात सामने आई कि जो इनकम है वो लगभग आधी या 1/4 अर्बन जो रेस्पोंडेंट हैं उनकी कम हो गई है और जो रूरल रेस्पोंडेंट हैं उनकी 1/3 तक इनकम कम हो गई है। रूरल एरियाज़ में 26 जो लोग हैं उनके पास कोई इनकम नहीं है और अर्बन एरियाज़ में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी इनकम नहीं है। ये तो बात की हमने ओवरऑल। अगर हम स्पेशली कास्ट, रिलीजन और स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वनरेबिलिटी के आधार पर अगर हम जाएं तो 60% ऑफ मुस्लिम, 51% ऑफ दलित, 58% ऑफ ओल्डर पर्सन जिनके पास में कोई भी केयर गिवर नहीं है, मतलब उनकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, और 56% ऑफ सिंगल वीमेन हेडेड हाउस होल्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसी वीमेन जिनके या तो हस्बैंड की डेथ हो गई या उनका डाइवोर्स हो गया, उन महिलाओं के ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ना, ये वो लोग हैं जो दिन में कम से कम एक बार, मतलब शाम का खाना खाए बिना वो लोग सोए हैं। कंडीशन बहुत गड़बड़ हो चुकी है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। अब इसमें ये तो हमने डाटाज देखे, इन डाटाज का आप यूज कर सकते हो, स्पेशली आपके जो मेंस के आंसर राइटिंग में अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इन डाटाज का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लॉज है हमारे, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको लेकर भी कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें डिसाइड किया गया था कि हम रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% लोगों को कवर करेंगे और 5 किलो फूड ग्रेन्स उनको हर महीने दिया जाएगा सब्सिडाइज प्राइजेस के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है कि NFSA में हमने कंप्लीट लोगों को कवर नहीं किया, जितना हमने डिस्कस किया था ना कितने लोगों को हम कवर कर लेंगे उतना नहीं किया है। अर्बन एरियाज़ में 27% लोगों को किया है और रूरल एरियाज़ में 56% लोगों को हमने कवर किया है। अर्बन एरियाज़ में 36% लोगों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है और रूरल एरियाज़ में 13% लोगों के पास में नहीं है। अब NFSA के बाद में हमने बात की, दूसरा वर्तमान समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है। इसमें बोला गया कि कोविड-19 के दौरान जो परेशानी है उसमें हम लोगों को एडिशनल और ज़्यादा क्या देंगे, खाना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, अरे भाई जिन लोगों जो आपने किसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किसको कवर किया, उन्हीं लोगों को कवर किया ना जो NFSA में कवर्ड है। तो ये तो पहले ही डाटा से कम, जितना आपने टारगेट रखा था उससे कम लोग कवर्ड है। तो जो लोग कवर्ड है उन्हीं को तो प्रॉफिट मिल रहा है, जो कवर्ड नहीं है उनको तो प्रॉफिट मिला ही नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम जिन लोगों को ज़रूरत है उनको आप चीज़ दे रहे हो, जिनको आप ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हो। ये सबसे बड़ा इशू है लॉज के साथ में। इसके अलावा आप खाना प्रोवाइड करवा रहे हो लेकिन आपने उसमें न्यूट्रिशन कितना है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक तरीके से अगर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये तो और भी बड़ी परेशानी है। ठीक है, और क्या है, सीधी सी बात इसमें बोली गई है कि एस्टिमेट इस तरीके से सामने आए हैं कि 33 करोड़ जो पुअर हाउस होल्ड्स है हमारे इंडिया में वो क्या नहीं है, कवर्ड नहीं है, उन लोगों को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो UK, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इतनी जितनी इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन है, इतने लोग तो हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको कवर्ड ही नहीं किया गया है। लास्ट में अगर वे फॉरवर्ड की कंक्लूज़न की हम बात करें तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि वर्तमान समय में
अगर हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस की बात करें तो 100 मिलियन टन हमारे पास में फूड ग्रेन है। और अगर ये इतना अनाज होने के बाद भी हम यूनिवर्सलाइजिंग राशंस नहीं देते हैं सभी लोगों को, तो हम एक ट्रेन ले जा रहे हैं हंगर की तरफ। ठीक है। इसके अलावा जैसे गाँव में मनरेगा है, वैसे शहरों में भी लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। और 200 डेज पर हाउस होल्ड, एक घर में जैसे पहले 100 डेज का वर्क देंगे एक साल में, वो उसको बढ़ा करके 200 दिन किया जाना चाहिए। और जब तक लोगों के पास जॉब नहीं है, कम से कम 7,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए पर हाउस होल्ड। जो पुअर हाउस होल्ड है उनको कम से कम 7,000 नहीं, कम प्रोवाइड कराए, लेकिन प्रोवाइड तो करवाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।